जय हाँ बच्चों, आइए हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रस्तुत निबंध माह का प्रभात वर्णन का अध्ययन करते हैं। इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। महाकवि माघ, माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये तीनों ही विद्यमान हैं। इनके विषय में कहा गया है, लिखा गया कि उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास के काव्य में उपमा की प्रधानता रही है। भारवर्थ गौरवम, भारवि अर्थ गौरवम, और महाकवि भारवि के काव्य में अर्थ गौरव की प्रधानता रही है। दंडिना पद लालित्यम, तो दंडी के काव्य में पद लालित्य विद्यमान है। किंतु माघे संति त्रयो गुणा, महाकवि माघ के काव्य में ये तीनों ही गुण, कहने का तात्पर्य उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीन के तीनों गुण विद्यमान हैं महाकवि माघ के काव्य में। उसी महाकवि माघ के एक प्रभात का वर्णन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में बताया है। वैसे तो प्रभात आपने बहुत से देखे होंगे जीवन में, और अगर आपको प्रभात का वर्णन करने को कह दिया जाए तो आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से प्रभात का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में महाकवि माघ का जो प्रभात वर्णन था, एक कवि का, एक महाकवि का प्रभात का वर्णन वो कैसे करता है, वह सूर्योदय को किस दृष्टिकोण से देखता है, कवि दृष्टिकोण क्या होता है, जिसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास इस निबंध में किया गया है। लिखते हैं द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में बड़ा ही अद्वितीय स्थान रहा है। माघ के संबंध में कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुणा, माघ के अंदर, माघ के काव्य में तीनों गुण, यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीन के तीनों ही गुण विद्यमान हैं। वैसे तो किसी भी कवि के काव्य में एक ही गुण का होना ही प्रधान माना जाता है, लेकिन माघ ऐसे कवि थे जिनके काव्य में तीनों गुण विद्यमान थे। यहाँ त्रयो गुणा से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित करने का प्रयास भी किया है। मानवीकरण क्या है? मानवीकरण यानी इसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मानवीकरण एक अलंकार है, यानी मानव ना होते हुए भी वहाँ पर मानव की कल्पना करना ही मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र जो हैं उनको भी जो है मानव के रूप में कल्पित किया गया है, उन्हें भी मानव बनाया गया है। ठीक है, दिशारूपी दिशाओं को स्त्री के रूप में व्यंजित किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। आइए हम अध्ययन करते हैं इस प्रस्तुत निबंध का। लेखक लिखता है माघ के शब्दों में कि रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर बाकी है, यानी प्रातः काल का समय हो रहा है, सूर्योदय होने को हो रहा है। रात भी थोड़ी रह गई है, गांव में से पछलहरा कहते हैं, ठीक है, पिछलहरा कहते हैं कि सुबह होने वाली है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए। सप्तर्षि तारे आप जानते हैं 7 तारों का एक समूह होता है। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला भाग ऊपर को उठा हुआ सा है, यानी सप्तर्षियों का उस समय स्थिति उनकी क्या हो रही है उसको बता रहा है लेखक कि उनका पिछला भाग तो नीचे जो को झुका है और अगला भाग ऊपर को उठा हुआ है। वहीं उनके अधोभाग में, यानी बीच के हिस्से में, मध्य भाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ चमक रहा है, क्योंकि सुबह होने के कारण, प्रातः काल होने के कारण उस ध्रुव तारे की चमक थोड़ी फीकी हो रही है। सप्तर्षियों का आकार किस तरह है? लिखता है लेखक कि सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, यानी बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी जैसे होती है, लड़िया जिसे आप कहते हैं, इस तरह से होती है, कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसी गाड़ी के सदृश, जिसका जुआ किसे कहते हैं? जहाँ पर बैलों को नाधा जाता है, बैलों को जोता जाता है बैलगाड़ी में, उसे हम जुआ कहते हैं। उनके कंधे पर जो रहता है, उसे लकड़ी रहती है, उसे जुआ कहते हैं। लिखते हैं एक ऐसी बैलगाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो, और इसी से उनके नीचे उनके और ध्रुवतारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। लेखक लिखता है कौन सी घटना? कि श्री कृष्ण को मारने के लिए, बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर एक शक्कासुर नामक दानव उनके पास आया था।
श्री कृष्ण को ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी थी और उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया था और पश्चात भाग, पीछे का भाग खड़ा ही रह गया था। श्री कृष्ण उसके तले आ गए थे और वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। ये वो घटना है बच्चों कि जब कृष्ण को मारने के लिए कंस अपने बहुत से राक्षसों को, बहुत से दैत्यों को भेज रहा था, दानवों को भेज रहा था। उन्हीं में से उसका एक मित्र था, परम मित्र था कंस का, शक्टासुर जिसका नाम था। यह अदृश्य हो सकता था, इसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए वैसे तो बहुत से राक्षस दानव गए, लेकिन कोई मार नहीं पाया। तब शक्टासुर ने कहा, कंस ने शक्टासुर को बुलाया। शक्टासुर एक बैलगाड़ी का रूप धारण करके गया, ठीक है, और जिसका जुआ जो है ऊपर को उठा हुआ था और पीछे का हिस्सा नीचे गिरा हुआ था। शक्टासुर ने सोचा था कि बैलगाड़ी का जो जुआ होता है उसके नीचे एक खड़ी लकड़ी लगी होती है, जिसके सहारे वो बैलगाड़ी थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठी रहती है। सोचा था उसने कि इसी को पालने पर रख कर कृष्ण, जो बालक श्री कृष्ण हैं, उनके पालने पर इसी को गिरा कर कृष्ण को मार देगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। मारने को आया पर कृष्ण ने खेल खेल में ही अपने उसे एक लात मार दी और जिससे उसका जो अगला भाग था ऊपर को उठ गया और पिछला भाग नीचे को गिर गया। कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय सप्तर्षियों का हो रहा था। देखते हैं कि वे तो कुछ ऊपर को उठे हुए से लंबे पड़े हैं और छोटा सा ध्रुव तारा, यानी कृष्ण रूपी छोटा सा ध्रुव तारा उनके नीचे चमक रहा है। आगे लिखता है लेखक कि पूर्व दिशारूपणी स्त्री की प्रभा, सुंदरता इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है, यानी क्यों हंस रही है? अभी देखिए कवि की कल्पना क्या है, कवि की सोच क्या है, एक कवि क्या सोच सकता है, महाकवि माघ क्या सोच सकते हैं। देखते हैं कि वह सोच सी रही है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, यानी चंद्रमा उस समय स्थिति क्या है, वो पश्चिम दिशा में पहुंचा हुआ है। शाम को चंद्रमा पूर्वी दिशा रूपणी स्त्री के पास, पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा दो स्त्रियां यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है। तो शाम को जो चंद्रमा पूर्वी दिशा में था तो पूर्वी दिशा को दीप्यमान कर रहा था, प्रकाशमान कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के साथ रहता, उसका तेज बढ़ा रहा था, उसकी आभा चमक बढ़ा रहा था। पर इस समय वह पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री के पास गया हुआ था, इसीलिए पूर्वी दिशा रूपणी स्त्री हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन सोच रही है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक ये उदित ही नहीं रहा बल्कि इसकी दीप्ति भी, इसकी चमक भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, अब देखिए ये स्त्रियोचित डाह जिसे कहते हैं, ये शौतिया डाह है। लिखता है लेखक, पूर्वी दिशा रूपणी स्त्री कहती है, परंतु देखो वही चंद्रमा अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर, अब जानते हैं पश्चिम दिशा में जब चंद्रमा पहुंचता है तो प्रातः काल होने के कारण उसका प्रकाश थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, गंधला हो जाता है, कम हो जाता है, वह मटमैला सा दिखाई पड़ने लगता है। तो वही कहते हैं, लिखता है कवि यहाँ पर कि जाते ही पश्चिम दिशा में स्त्री के पास जाते ही हीन दीप्त होकर वह पतित हो रहा है, दुखी हो रहा। पतित यहाँ दुखी शब्द लिया जाएगा इसका। देखते हैं इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने, प्रातः काल के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुराती रही है। ठीक है, देखिए कवि की क्या कल्पना है बच्चों, कवि ने क्या सोचा है, लेखक ने क्या लिखा है यहाँ पर कि किस तरह से पूर्वी दिशा की जो आभा थी, जो चमक थी। हम जानते हैं पूर्वी दिशा में चमक इसलिए है क्योंकि उधर सूर्योदय हो रहा है, हम तो सीधा सीधा इतना जानते हैं, लेकिन एक कवि के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि किस तरह से उसने पश्चिमी दिशा को और पूर्वी दिशा को एक दूसरे की प्रतिद्वंदी स्त्री के रूप में व्यंजित कर दिया और उसकी पूर्वी दिशा की चमक को वह एक ईर्ष्या रूपी डाह, ईर्ष्या रूपी हंसी में व्यक्त कर दिया। देखते हैं, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। यानी चंद्रमा को उस पूर्वी दिशा रूपी स्त्री के हंसने का कोई भी फर्क नहीं हो रहा है, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण, प्रातः काल का समय होने के कारण उसका बिंब तो कुछ लाल है, हल्का सा लालिमा लिए है, पर किरणें उसके पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। यानी किरणें उसकी अभी भी सफ़ेद हैं, स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण, बिंब की लालिमा के कारण, अरुणता माने लालिमा होता है, चूँकि लाल हो रहा है चंद्रमा, बिंब जो है चंद्रमा का, बिंब माने पिंड, गोला, वो लाल हो रहा है, उसकी लालिमा के कारण वे किरणें भी कुछ कुछ लाल प्रतीत हो रही हैं।
अब उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन, कुमकुम लाल रंग का होता है, कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से वह चंद्रमा पश्चिमी दिग्वधू का, पश्चिम दिशा रूपड़ी स्त्री का जैसे श्रृंगार सा कर रहा हो। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर जैसे चंदन का लेप सा समा रहा हो, चंदन का लेप सा लगा रहा हो। पूर्व दिग्वधू के द्वारा उपहास किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। आगे लिखते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं प्रकृति में किस तरह से विरोधाभास होता है जब सूर्योदय होता है। कवि लिखता है, लेखक लिखता है यहाँ पर कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। विरोधाभास देखिए कि जब कमल खिलते हैं तब कुमुदनी नहीं खिलती, और जब कुमुद खिलते हैं कुमुदनी शोभित होती है, खिलती है, तब कमल नहीं खिलती। दोनों की दशा एकधा बहुधा एक समान नहीं है, लेकिन इस समय प्रातः काल होने के कारण दोनों में तुल्यता देखी जा सकती है। यानी अगर हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझें तो आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये कमल है, ये हाथ जो है ये कमल है, ये कुमुदनी है, और प्रातः काल का समय हो रहा है। ठीक है, प्रातः काल का समय हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्रातः काल का समय हो रहा है, तो आप जानते हैं प्रातः काल सूर्योदय होता है, और सूर्योदय से कमल खिलता है। कमल ऐसे कमल जो है वो खिल रहा है, और रात होने के कारण कमुदनी जो है वो सिकुड़ रही है। रात में कमलनी खिली थी, यानी चंद्रमा के प्रकाश से कमलनी प्रकाशित होती है, खिलती है, और सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है। यानी सूर्योदय हो रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मध्यम हो रहा है, इसलिए कुमुदनी जो है ये बंद होने को है और कमल खिलने को है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए प्रातः काल का समय है, ये प्रातः यानी ये जो कुमुदनी है ये खिली हुई है, और ये कमल है, कमल बंद है। अब देखिए अब कंडीशन क्या है, प्रातः काल हो रहा है तो कंडीशन क्या हो रही है, ये देखिए अब देखिए प्रातः काल का समय इतना आया है, यानी ये जो कमल है, ये हिस्सा जो कमल है ये आधा खिला हुआ है, ये कुमुदनी जो है ये आधा बंद होने को है। वैसे तो बहुधा एक जैसी नहीं होती दोनों की स्थिति, लेकिन प्रातः काल का समय एक ऐसा समय है कि कमल सूर्य का प्रकाश पाते ही आधा खिला हुआ है पर पूरा नहीं खिला है, और कमलनी जो है कुमुदनी जो है वह आधी बंद हुई है पर अभी पूरी बंद नहीं हुई है। तो एक तरह से देखें तो दोनों में एक तुल्यता सी, एक समानता सी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर कवि लिखता है कि कुमुदनी जो है वो बंद होने को है पर पूरी अभी बंद नहीं हुई है, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरा खिला नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि एक की शोभा आधी रह गई है, किसकी, कुमुदनी की, यानी कुमुदनी की शोभा आधी जा चुकी है पर अभी आधी बची हुई है, और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है, किसकी, कमल की। कमल आधा ही खिला हुआ है। रहे भ्रमर, यानी भ्रमर भौरा, सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं, और अपनी गुंजारव के बहाने, अपनी आवाज़ के बहाने, अपनी गुंजन के बहाने दोनों की ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों को एक समता सी प्राप्त हो रही है, दोनों में एक समानता सी देखी जा सकती है।